देखिए आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 10th का चैप्टर ये है। क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है ये, ठीक है। तो क्लास 9th में आपने ये जाना था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की खोज किसने की थी, दकार्ते ने की थी। उसका रीज़न क्या था कि भाई वो कमरे में सोते थे और सो के अपने बेड की पोजीशन हमेशा काउंट करते थे हर एक एक्सिस से, मतलब एक्सिस इन द सेंस हर एक वॉल से वो अपनी पोजीशन देखते थे और पूरी रात यही काम करते थे, सोते नहीं थे। यहाँ से उठाया वहाँ, वहाँ से उठाया वहाँ, देखते थे कि मेरा पोजीशन इससे कितना है, उससे कितना है। उन्होंने बहुत इस तरह की चीज़ों को किया और करने के बाद लास्ट में उनको फाइनली ये बात पता चली कि हम अपने पोजीशन को अगर काउंट करना चाहते हैं या फिर हम अपने पोजीशन को जानना चाहते हैं तो हम कैसे जान पाएंगे। हमको क्या चाहिए, कम से कम कुछ एक ऐसे काल्पनिक रेखाओं की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम अपने बेड की या फिर हम जहाँ भी खड़े हैं उसकी पोजीशन को जान सकें, ठीक है। 9th में इस चीज़ को आपने पढ़ा था। दकार्ते ने इसी वजह से ये प्रैक्टिकल किया। बात समझ में आ रही है। प्रैक्टिकल करके वो निकाला, फिर फाइनली उन्होंने ये निकाला कि तो दकार्ते ने क्या किया, दकार्ते ने फाइनली ये बात बताई कि जैसे ये दो प्लेन हैं, एक प्लेन ये है, एक प्लेन का मतलब ये ऐसे देखिए लेंथ और ब्रेथ है, एक प्लेन है पूरा भरा हुआ ये प्लेन है और एक प्लेन ये है, ये दोनों प्लेन। इन दोनों प्लेन को कैसे कट करना है, एक को ऐसे और एक को ऐसे कट कर देना है, ठीक है। ये कट हुआ, मान के चलिए ऐसे कट हुआ। तो अब इस प्लेन को ठीक परपेंडिकुलरली आपको देखना है। तो जब परपेंडिकुलर देखेंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर, अपने आँखों के बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो ये वाला जो प्लेन है वो कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। बात समझ में आ रही है। और ये वाला प्लेन ऐसे ना हो कि बिल्कुल ठीक पैरेलल आप देखेंगे। तो जब पैरेलल देखेंगे तो ये वाली लाइन आप, ये वाला जो प्लेन है वो कैसे दिखेगा, बिल्कुल एक लाइन जैसी दिखेगी। और दोनों प्लेन एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। किस पे, 90 डिग्री पे। देखिए 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करती हैं किस पे, म्यूचुअली इंटरसेक्टेड एट 90 डिग्री, तो उस समय क्या बनता है, एक प्लेन का निर्माण होता है, एक प्लेन बनता है जिसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन उसको कहा जाता है, ठीक। और ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है कि कितने पार्ट में बनता है, 4 पार्ट में बनता है, जैसा कि आपने देखा। समझ में आ रही है बात। अब उन्होंने क्या कहा, ये जो दो लाइनें जो बनी, चूँकि अब प्लेन को आप बिल्कुल एकदम स्ट्रेट देख रहे हैं, बिल्कुल समझिए स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, एक रेखा जैसा देख रहे हैं, तो दो रेखाएं बनी, एक इस तरह से, एक इस तरह से, ठीक है। अब इन दोनों रेखाओं को क्या किया, उन्होंने नाम दिया, ठीक है। नाम कैसे दिया, कहा कि ये एक x है और दूसरा क्या हो जाएगा, x डैश हो जाएगा। फिर इसको क्या कहा, y कहा, और इसको कहा y डैश। बात समझ में आ रही है। अब उन्होंने क्या कहा, एक तो इससे भी नाम दिया, लाइन चूँकि होने के वजह से x डैश x और y डैश के नाम से इन्होंने बताया। फिर भी इन्होंने ये कहा कि जब ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इसका भी एक नाम दे सकते हैं जिसको कहा गया एब्सिसा, ठीक है। तो x एक्सिस को क्या कहा गया, एब्सिसा। और y एक्सिस को क्या कहा गया, ऑर्डिनेट। नॉमिनेशन दे दिया गया, कह दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद से क्या हुआ कि भाई ये अब जो 4 प्लेन आपको दिख रहे हैं, ये 4 प्लेन क्या है, एक्चुअल हर एक प्लेन जो है वो किसी न किसी बिंदु का या फिर बहुत सारे बिंदुओं का, बहुत सारे पॉइंट्स का क्या बताता है, पोजीशन बताता है। क्या बताता है, पोजीशन। कहीं भी आप इसको रखेंगे पोजीशन बताएगा। और किससे वो पोजीशन बताता है, x से भी पोजीशन बताएगा, y से भी पोजीशन बताएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन अब पोजीशन को फाइंड आउट कैसे किया जाएगा, हम इस चीज़ को समझने के लिए उन्होंने क्या किया, दकार्ते ने क्या किया, कहा कि जब दो ये प्लेन जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे तो जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। और सारा कैलकुलेशन किससे लेंगे, ओरिजिन से ही कैलकुलेशन करेंगे। टोटल कैलकुलेशन हमको ओरिजिन से करना है।
अब उन्होंने एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को और क्लियरिफाई करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि इसको एक नंबर लाइन के लिए, इसको मान लिया क्या कि नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन को डिनोट किया। जैसे कि एक्स एक्सिस को अगर नंबर लाइन सपोज किया जाए तो ये नंबर लाइन में बीच वाली वैल्यू को 0 कह दिया, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को 1 2 3 और किस में, प्लस में, और लेफ़्ट वाली वैल्यू को किस में कर दिया, माइनस में। ऐसे, ताकि हमारा काम क्या हो सके, आसान हो सके। अब ये हुआ कि भाई ठीक है, एक्स एक्सिस को हमने ऐसे नंबर लाइन एक बना दिया कि जैसे हम पीछे नंबर लाइन, नंबर सिस्टम के नंबर लाइंस को डिनोट करते थे वैसे ही उन्होंने बना दिया। और फिर उसके बाद से पोजीशन देखना शुरू किया किस पे, एब्सीसा पे, यानी कि एक्स एक्सिस पे। जैसे इस पे हुआ तो ये हुआ तो क्या हो जाएगा, एक्स पे कितना चला 1 और वाई पे कितना 0, तो इसका उन्होंने कहा कि 1 0, ठीक है। और फिर इसके लिए क्या कहा 2 और फिर इसके लिए कहा 0, इसके लिए क्या कहा 3 0, फिर इसको क्या कहा 4 0, इसको क्या कहा 5 0, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो एक्स एक्सिस पे चलने के लिए उन्होंने क्या कहा, जब हम एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो एक्स की वैल्यू को दिखाएंगे, वाई की वैल्यू को क्या दिखाएंगे, 0 दिखाएंगे, क्योंकि वाई की वैल्यू हम तो चल ही नहीं रहा है। बात समझ में आया। अब उन्होंने इसी तरीके से इधर वाले पोजीशन को कहा, कोई सा भी पोजीशन ले लीजिए, अगर ये 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -3 और 0, इसको लेंगे तो -5 और 0। आ रही है बात समझ में, ठीक। अब फिर उन्होंने क्या किया कि ये हुआ कि भाई एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस को कैसे किया जाए, तो उन्होंने क्या किया, रोटेट कराया। अब रोटेशन कैसा कराएंगे, एंटी क्लॉक रोटेशन। अब उन्होंने कहा कि यही नंबर लाइन जो है हम क्या करेंगे, उसको एंटी क्लॉक रोटेशन करा देंगे। जब एंटी क्लॉक रोटेशन कराएंगे तो ये एक्स का पॉजिटिव हिस्सा किस पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और नेगेटिव हिस्सा किस आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ऐसे करके आप बहुत सारे लाइनें पॉजिटिव में बना सकते हैं, और इस तरह से -1 -2 -3 -4 और -5 -6 ऐसे करके वाई डैश की तरफ आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सेम वही चीज़ की अगर हम वाई एक्सिस पे किसी पॉइंट पे हम पोजीशन निकालना चाहते हैं तो ये देखिए ये क्या होगा, अगर इसको देखेंगे तो किस पे चले आप, वाई पे चले, एक्स की वैल्यू को अगर आप काउंट करेंगे तो आप 0 वाले सेक्शन पे ही हैं, तो एक्स 0 हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा, +4, ठीक है। उसी तरह से इसको करेंगे तो 0 3 हो जाएगा, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 2 हो जाएगा। ऐसे किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ आएंगे, अगर इसको आप लेते हैं तो 0 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ये तो था कि मान लीजिए भाई नंबर पे अगर मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हैं तब ये है, और सिर्फ ये किस पे, एक्सिस पे ही चल रहे हैं, एब्सीसा पे ऑर्डिनेट पे लाइन पे चल रहे हैं, तब उसका कोऑर्डिनेट है। अगर वो क्या करें, अगर वो ये सोचे कि हमको प्लेन के जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इन क्वाड्रेंट में अगर हम किसी पॉइंट की पोजीशन को निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या किया गया, यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि ये कोई एक पॉइंट है, तो उससे क्या क्या देखा गया कि वो x से कितनी डिस्टेंस रखता है और y से कितनी डिस्टेंस रखता है, कितने यूनिट का डिस्टेंस रखता है। तो जो x से डिस्टेंस रख रहा है मान लीजिए -4 और ये क्या हो गया 5, -4 + 5, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि हम यहाँ पे डिस्टेंस रखना चाह रहे हैं, ये वाला, इसका हम पोजीशन निकालना चाहते हैं, तो x से देखेंगे कितना है और y से देखेंगे कितना है। तो x से देखा तो मालूम चला 4 है, y का देखा तो 3 है, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि हम यहाँ चाहते हैं, तो यहाँ हमने देखा तो x से डिस्टेंस कितनी है, -5 है, और y से भी हमने डिस्टेंस देखा तो कितना है, -5 है।
आ रही है बात समझने? थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सपोज कर लीजिए कि मैं इस पॉइंट को देखना चाहता हूँ, तो इस पॉइंट में देखेंगे कि x से ये कितनी दूरी पे है और y से कितनी दूरी पे। तो ये y वाला मैंने डिस्टेंस देखा। अब ये x से कितनी दूरी पे है +3 और y पे कितनी दूरी पे है -4। जब इस तरह से हमने सारे पोजीशंस को निकाला तो हमको ये देखने को मिला कि हर क्वाड्रेंट का जो साइन है वो अलग अलग दिख रहा है। नंबर्स तो मान लीजिए अलग दिख ही रहे हैं, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है, साइन भी अलग अलग दिख रहा है। जैसे कि यहाँ देखिए दोनों वैल्यू प्लस में आए, ये वैल्यू माइनस प्लस में आई, ये वैल्यू माइनस माइनस में आई और ये वैल्यू क्या हुई, प्लस माइनस में आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक क्वाड्रेंट जो है वो अपनी एक वैल्यू रखता है और किसके साथ, साइन के साथ। साइन के साथ वो एक क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू को रख रहा है। तो जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड में आने वाले क्या होंगे, x की वैल्यू नेगेटिव होगा और y की वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। और फोर्थ में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हर क्वाड्रेंट का साइन भी डिसाइड हो गया। बात समझ में आया? क्लियर हो रही है बात ये? तो ये कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जो कि आप क्लास 9th में भी आपको जानना था और 10th में भी आपको ये बात जाननी थी। कुछ बेसिक्स बातें जो इसमें थी। बात समझ में आ रहा है? एक चीज़ ये रह गया कि भाई हमने इधर उधर की तो सारी बातें कर ली, लेकिन एक जो ये वाला पॉइंट है, ये ओरिजिन को अगर डिनोट किया जाएगा तो किससे डिनोट किया जाएगा? तो ये देखा गया कि इसकी x से डिस्टेंस और y से डिस्टेंस। तो मालूम ये चला कि इसकी x से डिस्टेंस भी कुछ नहीं है और y से भी डिस्टेंस कुछ नहीं है। तो जब दोनों ही कुछ नहीं है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई डिनोट नहीं किया जाएगा। तो डिनोट किया गया और उसके लिए क्या डिनोट किया गया, 0 और 0 कह दिया गया। और 0 का मतलब कुछ नहीं होता भी है। तो इस तरीके से इसमें जितने भी पोजीशंस है, हर एक पोजीशन की जानकारी हमको मिल गई है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक्स था, 9th का था, आप भूल गए थे तो ये हुआ कि भाई थोड़ा याद दिला दिया जाए। बात समझ में आ रही है? ग्राफ ये जो है वो एक्चुअल क्या है, ज्योमेट्री जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो एक्चुअल एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। देखा जाए तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसा कि आपने पीछे वाले जो चैप्टर्स थे उसमें पढ़ा था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लीनियर इक्वेशन में भी आपने पढ़ा था कि अगर कोई एक इक्वेशन है कैसा, इस तरह का, कैसा है, ax + by + c इज एक वो मान लीजिए क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कह लीजिए कि एक इस तरह का अगर कोई एक्सप्रेशन है तो उसके लिए भी आपने देखा ax² + bx + c = 0 कह लीजिए या कुछ भी ये कह लेंगे। तो इसके लिए भी आपने ग्राफ को प्लॉट किया था पीछे वाले चैप्टर में, है ना। देखा था कि हाँ इन दोनों का ग्राफ कैसे मिल रहा है। ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है और ये आपका कैसा है, पैराबोलिक ग्राफ है। समझ में आ रहा है? अगर आपको याद हो तो ये चीज़ आपको देखने को मिली थी। तो एक्चुअल बात ये है कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाता है। बात समझ में आ रही है? अब बात ये आ रही है कि भाई इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इसका यूज हम आर्ट में भी कर सकते हैं, जैसा कि पीछे हमने बताया था कि लियोनार्डो दा विंसी का एक वो था, क्या कहते हैं, एक फ़ोटो था मोनालिसा, जिस पे पूरी ज्योमेट्री यूज हुई थी। तो वहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का भी यूज किया गया था पूरा। तो इसका मतलब ये है कि उसको निर्देशांक ज्यामिति की पूरी अच्छी नॉलेज थी, तभी उसने किया। तो उनको निर्देशांक ज्यामिति की भी अच्छी नॉलेज थी, यानी जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप कह सकते हैं। ज्योमेट्री की भी अच्छी नॉलेज थी। इसका मतलब ये कि वो सिर्फ थे, वो आर्टिस्ट ही नहीं थे, उनको मैथमेटिक्स के भी बहुत सारे नॉलेज थी जिनको वो मालूम था। लियोनार्डो दा विंसी नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना है? उनकी एक बहुत फेमस पेंटिंग है मोनालिसा,
तो उसी का जो था रिप्रेजेंटेशन किया, जिसमें ये सबसे ज़्यादा यूज में। एक तो आर्ट सेक्टर में हो गया, एक सिस्मोलॉजी होता है, सिस्मोलॉजी में भी किया जाता है, फिजिक्स में भी किया जाता है, केमिस्ट्री में भी किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हम क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं, और आपको देखने को भी मिलेगा। आगे आप जैसे ही जाएंगे उसको देखने के लिए मिलेगा। जो बेसिक से हमने देखा, अब इसमें हमको 3 चीज़ें पढ़नी है। एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला पढ़ना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पढ़ना है। 3 चीज़ें आपको पढ़नी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बेस पे? ज्योमेट्री के बेस पे। सेक्शन फार्मूला भी क्या होगा? ज्योमेट्री बेस्ड पे होगा। और डिस्टेंस फार्मूला भी क्या होगा? ज्योमेट्री बेस्ड पे होगा। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस पे, जिसमें निर्देशांक ज्यामिति यानी निर्देशांक का यूज किया जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स एक्स वाई के साथ लिए जाएंगे, उन पॉइंट को क्या बोलते हैं? निर्देशांक बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो जैसा कि हमारे प्लेन में है, हमने फर्स्ट प्लेन में ही 2 पॉइंट ले लिया। एक पॉइंट लिया क्या? P, और दूसरा पॉइंट लिया Q। P का जो कोऑर्डिनेट है वो मैंने लिया x1 y1, और Q का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? x2 y2। क्लियर है? अब हमको क्या करना है? P से Q के बीच हमको क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। ठीक है, डिस्टेंस हमको क्या करना है? काउंट करना है। तो अब कैसे इसको निकालेंगे? तो हमने क्या किया, इससे इसको क्या किया? ज्वाइंट किया, क्योंकि इससे जब ज्वाइंट करेंगे तभी तो हमको मालूम चलेगा कि कितना दूरी है ये। तो जब हमने ज्वाइंट किया तो हमको एक लाइन क्या मिल गई? PQ। यानी मतलब ये है कि हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? PQ की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, अब तरीका हमारे पास क्या है, कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए ज़रा, ये P का कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो इसका मतलब ये है कि x से यानी x एक्सिस पे ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? x1। समझ में आ रही है? तभी तो इसकी वैल्यू x1 है। और y एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस क्या है? y1। तो मैंने इसको ऐसे दिखा दिया। अब उसी तरीके से सिमिलरली हम इसको देखेंगे तो ओरिजिन से Q की जो ये x2 दूरी थी x वाली, तो मतलब ये कि ओरिजिन से x2 डिस्टेंस है, तभी ऐसा हुआ है। ये क्या कर रहे हैं? हम प्रोजेक्शन डाल रहे हैं। इस बिंदु का प्रोजेक्शन x एक्सिस पे, इसी बिंदु का प्रोजेक्शन किस पे? y एक्सिस पे। तब हमको क्या पता चल रहा है? y पे भी डिस्टेंस पता चल रहा है और x पे भी डिस्टेंस पता चल रहा है। तो P का हमने डाल के देखा, ये दोनों आ गए। Q का डाल के देखा x पे, तो x2 आया, और इसका फिर y पे हम प्रोजेक्शन डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? y2 आया। मतलब ये कि यहाँ से इस y2 डिस्टेंस रही होगी, तभी इस पॉइंट को y2 लिखा गया है। ठीक है, y की वैल्यू y2 लिखी गई है। ये आप यहाँ पे सिनेरियो बनाएंगे। इससे गिवन जो हमने लेट किया है उससे हमको ये बात मालूम चल रही है। अब क्या करेंगे हम? इससे यहाँ से देखिए, अब इसी वाले जो ये y एक्सिस वाले पे जो प्रोजेक्शन डाला गया है उसको हम क्या करेंगे? आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो देखेंगे ये कि ये जो x जो Q में जो x का प्रोजेक्शन वाला लाइन है उसको किसी पॉइंट पे क्या कर रहा है? कट कर रहा है। और हमने सपोज कर लिया कि ये किस पॉइंट पे है? R पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो अब ये आपको क्या दिख गया? यानी हमारा कुल मोटिव ये था कि हमारा 90 डिग्री मिल जाए, और 90 डिग्री मिल जाए तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और ये हमारा अगर हाइपोटेनियस यानी कर्ण है, और ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो हाइपोटेनियस वाला फार्मूला लगा के हम इससे कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाली जा सकती है। हमारा यही उद्देश्य था, इसीलिए ये सारा काम किया गया। ठीक है, कर तो लिया गया, लेकिन हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू नहीं है जो निकालनी है। अब ना हमारे पास P की वैल्यू है और ना ही हमारे पास B की वैल्यू है, यानी कि न लंब की वैल्यू है ना ही आधार की वैल्यू है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो निकालने के लिए मतलब ये कि डिस्टेंस हमको पूरी वाली दी गई है और ये वाली दी गई है। तो ये डिस्टेंस x2 है, ये x1 है, तो इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x2 माइनस x1। आ रही है बात समझ में? कैसे ये आया है? बड़े वाली दूरी में से छोटे वाली दूरी को माइनस कर दिए, बीच वाली दूरी मिल गई। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो हमको ये वाली दूरी मिल जाएगी, बीच वाली दूरी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 हो जाएगा। अब रही बात आपको हाइपोटेनियस निकालनी है,
तो यानी पी क्यू निकालना है तो ऑब्वियस सी बात, जब हाइपोटेन्यूस निकालना है तो क्या करेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर में आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, बेस के स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और चूंकि हमने सारे डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया है, बस वही डिस्टेंस आप क्या करिए, यहाँ रख दीजिए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1, दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका क्या मिल जाएगा, पी क्यू स्क्वायर। अब चूँकि हमको पी क्यू स्क्वायर नहीं पी क्यू चाहिए, तो हम पी क्यू इधर क्या करेंगे, दोनों साइड क्या लेंगे, दोनों साइड रूट स्क्वायर करेंगे इसका, यानी दोनों का वर्गमूल लेंगे। तो जब वर्गमूल लेंगे तो ये वैल्यू तो है नहीं कि वर्गमूल निकल के आ जाएगा, तो इस हिसाब से स्क्वायर रूट हम इस पे एक लगाएंगे और इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखेंगे। बात समझ में आया। अब यहाँ जो लिखा गया है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, तो ये ज़रूरी नहीं है कि x2 माइनस x1 ही हो, इसका फॉर्मूला, इसका जो फ्रेम है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप इसके लिए पी क्यू की वैल्यू निकालना अगर चाहें, वैसे इसमें तो पी क्यू है, आप चाहें तो इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं उसको डी से डिनोट करूं तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यानी मतलब ये कि ये फार्मूला आप इस तरह भी लगा सकते हैं और इस तरह भी लगा सकते हैं, दोनों के आंसर सेम आने हैं। इसका रीज़न ये होता है कि दोनों वैल्यू क्या होती है, जब सब्ट्रैक्ट ही होनी है और सब्ट्रैक्ट होकर अगर माइनस में भी आएगी तो उसका स्क्वायर होके क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और चूँकि मान लीजिए मैंने इसको x1 और x1 y1 इसको मैंने सपोज किया, x2 y2 इसको सपोज किया, अगर यही हम इसको x2 y2 सपोज करें और इसको x1 y1 सपोज करें तो ये वाला आपको फार्मूला मिल जाएगा। तो बात वही है, समझ में आ रही है बात। तो सिर्फ कोऑर्डिनेट का प्लेसेस का डिफरेंस है, बस इसी वजह से ये फार्मूला दोनों तरीके से सही है। इसे ही बोलते हैं क्या, डिस्टेंस फार्मूला। 9th में भी आपने ये पढ़ा है, लेकिन 9th में चूँकि इसका प्रूफ वहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे प्रूफ आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इस वजह से ये आपको बता दिया गया। ठीक है, पॉज कर दो। अब डिस्टेंस फार्मूले पे एक हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो एक सपोज किया मैंने कि एक हमारे पास पॉइंट है माइनस पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -3 और 4, और क्यू का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 5 और 2। आप चाहें तो इसको ग्राफ पे भी प्लॉट कर सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन पे भी प्लॉट कर सकते हैं, या फिर अपने दिमाग में ही ये सपोज ये कर लें कि इसको माइंड में ही ट्रेंड कर लें कि पहली जो वैल्यू होगी वो x1 की होगी और दूसरी हो जाएगी y1 की, फर्स्ट वाले पॉइंट में। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। अब इससे आपको डिस्टेंस फार्मूला जो आपको बताया गया है, आप वो फार्मूला रख सकते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसमें हम देखेंगे तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और x1 की वैल्यू देखो माइनस और -3 है, तो ये ऐसे लिखने में आप बहुत सावधानी बरतेंगे, नहीं तो इसके क्वेश्चन बड़े जल्दी गलत होते हैं, क्योंकि माइनस प्लस ज़्यादा होता है और फिर आपका रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो y2 ये इस वाले के लिए y2 की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू क्या है 4 है, और स्क्वायर कर देंगे। इसमें देखिए क्या हो जाएगा 5 और ये मिल के 8, तो 8 स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा -2 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर कितना होता है 64 और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा √68। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है। 9th में आपको डिस्टेंस फार्मूला था जो कि आपको ये करना था। अभी आप में क्या है, थोड़ा चेंज है। चेंज का मतलब इन द सेंस ये है कि आप यूँ समझिए कि मान लीजिए आपका बड़ा कार्टेशियन प्लेन है और 2 पॉइंट ऐसे गिवन है
जो कि मान लीजिए सेम कोऑर्डिनेट में हो, चाहे अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि यहाँ और यहाँ 2 पॉइंट हैं जो दिए गए, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि एक तीसरा पॉइंट ये, और इससे ये वाली जो दूरी है जैसे P है और Q है, तो अब एक ऐसा पॉइंट आप ज्ञात करिए जो कि P से भी उतने ही डिस्टेंस पे हो और Q से भी क्या हो, उतने ही डिस्टेंस पे हो। बात समझ में आ रही है? यानी मतलब ये कि अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो ये कोऑर्डिनेट अगर x y है तो मतलब कि इससे भी वही डिस्टेंस होगी जो कि इससे डिस्टेंस होगी, दोनों इक्वल होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, ये जो मान लीजिए R पॉइंट है, तो अगर आप PR निकालेंगे तो वही बात होगी, इसमें से इसको माइनस करिए, स्क्वायर कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस करिए, स्क्वायर कर दीजिए, और दोनों स्क्वायर्स को ऐड करके फिर उसका रूट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ की वैल्यू निकल जाएगी। इसमें भी वही बात है, इसमें से इसको माइनस चाहे इसमें से इसको माइनस, कोई भी कर सकते हैं। तो x2 में से इसको माइनस करिए, स्क्वायर कर लीजिए, और इसमें से इसको माइनस करिए, स्क्वायर कर लीजिए, उसको ऐड करिए, फिर उसका क्या निकाल लीजिए, रूट निकाल लीजिए, और चेक कर लीजिए कि दोनों इक्वल है। तो भाई ठीक है, ये x पॉइंट हो जाएगा इक्वल है, और अगर इक्वल नहीं होगा तो फिर आप लिख देंगे कि नहीं होगा। वैसे नहीं वाले क्वेश्चंस में आपको ट्राई नहीं किया गया है, सिर्फ आपको एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें कि x और y की वैल्यू क्या हो, दोनों की सेम, मतलब एक ऐसा पॉइंट आपको निकालना है जिससे P की भी दूरी वही होगी और Q की भी दूरी वही होगी। सपोज कि मान लीजिए ऐसे आपने एक एग्जांपल लिया और जिससे वैल्यू इसकी भी डिस्टेंस 3i और इसकी भी डिस्टेंस 3i, तो ये जो पॉइंट होगा, यानी ये ऐसा पॉइंट है इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे, यानी कि सम दूरस्थ, एक ही मतलब दूरी पर स्थित है। बात समझ में आया? क्वेश्चन आता है इस पे, इस वाले चैप्टर में इसी पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। एक एग्जांपल लेके इसको कर लेते हैं, ठीक।